नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को पत्र लिखा है और सभी को अलग अलग व्यक्तिगत पत्र लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने पहले तो सभी को रामनवमी की बधाई दी, वहीं वोटर्स को पीएम मोदी की गारंटी बताने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने लिखा है कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए गति देगा। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट और अजय टम्टा को लेटर लिखा, जिसमें अनिल बलूनी को भी लिखा है कि मैंने आपको बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए देखा है। साथ ही पीएम मोदी ने अनिल बलूनी को लिखा है कि मैंने हमेशा आपको उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हुए और मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते हुए देखा है। पीएम ने आगे लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल सीट से आप बड़े अंतर से जीत कर आएंगे और नई सरकार में हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने अनिल बलूनी को आगे लिखा कि आप जैसे साथी संसद में मुझे मजबूती प्रदान करेंगे। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। आज शाम राज्य की सभी 5 सीटों पर प्रचार थम गया और अब जनसभा रोड शो नहीं हो पाएंगे। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य के 83,30,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी में जबरदस्त राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की। बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो करवाकर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की। सीएम का रोड शो जेल रोड चौराहे से तिकोनिया तक निकला, जहां जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। खास बात यह रही कि यूसीसी और 3 तलाक जैसे कानूनों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम को शुक्रिया कहा। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से वोटिंग के दिन आराम नहीं करने की अपील की और साथ ही जनता से अपने मत का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। अभी से अपील करता हूं, विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी मतदाताओं से, नव मतदाताओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, महायज्ञ है। इस महायज्ञ में सभी को अपनी आहुति देनी है। सब लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लें और आपका एक एक वोट इस देश की दिशा और दशा को बदलने वाला है, देश का इतिहास बनाने वाला है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के कई स्टार प्रचारक आए, लेकिन प्रचार का मुख्य दारोमदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर ही रहा और उनके सारथी बने महेंद्र भट्ट। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उत्तराखंड में भले ही लोकसभा की 5 सीटें हों, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को विधानसभा की तर्ज पर सभी 70 सीटों पर लड़ा। 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री ने प्रचार के फर्स्ट फेज में एक दिन में 2 विधानसभाओं के दौरे किए, तो बाद में इसे बढ़ाकर 3 विधानसभा कर दिया गया। इस 1 महीने में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 64 जनसभाएं और रोड शो किए, जिसने चुनावी माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। हालांकि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा भी यहां पहुंचे, लेकिन सीएम धामी ही यहां सबसे बड़े प्रचारक रहे। दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के एक साथ दौरों के बजाय प्रदेश अध्यक्ष को उन 23 सीटों पर लगाया गया, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता, स्वीकार्यता बढ़ी है, उनके दौरे से पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना। इसी 1 महीने में सीएम धामी ने यूपी में जाकर भी चुनाव प्रचार किया। यूपी की पीलीभीत, पूरनपुर और गरबिया विधानसभा क्षेत्रों में सीएम धामी ने प्रचार किया। तो राज्य में 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद
हरियाणा, हिमाचल और अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री धामी की जनसभाएं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन और रामनवमी के पर्व पर सीएम धामी ने अपने आवास पर आज कन्याओं का पूजन किया और कन्याओं के पांव पखारने के साथ ही उनको भोजन करवाया। कन्या पूजन में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद रहीं। तो आज से नवरात्र की समाप्ति हो गई और इसके साथ ही रामनवमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घर में विधिवत मां की पूजा अर्चना की, कन्याओं का पूजन किया, उनके पांव पखारे, उनको भोजन कराया, उनसे आशीर्वाद लिया। पौड़ी लोकसभा के ऋषिकेश क्षेत्र में भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सभा की। मनोज तिवारी ने अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। इलाके में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के वोटर्स भी रहते हैं। उनके साथ मनोज तिवारी ने संवाद किया। इस दौरान बलूनी के पक्ष में मनोज तिवारी ने गाना भी गाया और 19 तारीख को भारी संख्या में वोट करने की अपील की। वहीं इसके बाद मनोज तिवारी गंगा तट पर भी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। मेरी माता बहनों हमारी याद रखा, हमारे अनिल बलूनी के मुंड पे ताज रखा। ताली मारो, इतना अच्छा गाना गाया मैंने। अच्छा दीदी देखो, उत्तराखंड की भाषा समझते हो कि नहीं? तो मैं प्रार्थना करूं, हमारी माता बहनों हमारी याद रखा, अनिल बलूनी जी के सिर पे ताज रखा। यही तो कहने आया है मनोज तिवारी। और लोकसभा का चुनाव है, उनको चुन करके जब आप उनको थोड़ा और ज्यादा वोट बढ़ाएंगे ना, तो मनोज तिवारी का सीना भी 55.5 इंच का हो जाएगा। देखो हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हम इतना दिन भोजपुरी गाना गावत रहे, कबो हमको ऋषिकेश आना नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी, हमको पता चला कि ऋषिकेश में भी हमारे गांव के लोग रहते हैं। हमको पता चला, भाजपा ने बताया, और ये रिश्ता बनाए रखेंगे, भारत की ये बगिया सजाए रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। इसके लिए अपने अनिल बलूनी के कमल को 19 तारीख को दबा के रखना है मेरे भाई बहन। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हल्द्वानी में रैली की। पायलट ने नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगे और जनता से उन्हें एक मौका देने की अपील की। सचिन पायलट ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उम्र होने के बावजूद वो तीसरा टर्म मांग रहे हैं, लेकिन सेना में जाने वाले युवाओं को अग्निवीर योजना लेकर महज 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आते हैं यहाँ पर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लोग उब चुके हैं, मतदाता, नौजवान, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड हमने देख रही है, जनता मूल्यांकन कर रही है। और ये सिर्फ प्रचार या सिर्फ दावों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का वोट लेना पड़ता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई और गंगा पूजन कर जीत की कामना की। गंगा पूजन के दौरान हरीश रावत के साथ कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि 2017 और 2022 में बीजेपी ने झूठ के आधार पर चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्हें डर है कि एक बार फिर से चुनाव नतीजों को मोड़ने की साजिश की जा सकती है। मुझे डर है इस बात का कि फिर से कुछ झूठ गढ़ा जाएगा, फिर से धन की शक्ति, शराब की शक्ति इस चुनाव का अपहरण करना चाहती है। भाजपा अब जो है अपने धन बल से, पार्श्विक बल से और शराब के बल से इस चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने की दुश्चेष्टा कर रही है। मैं हरिद्वार के मतदाताओं से और उत्तराखंड के मतदाताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ही हमारा संरक्षण करें।
तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है, लेकिन राज्य की राजनीति के कई बड़े चेहरे या तो नजर नहीं आए और या जो नजर भी आए वो रंग में नजर नहीं आए। अट्ठाईस मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम गया, पर चुनाव के इस शोर में कई बड़े चेहरे या तो नजर नहीं आए, तो कई पार्टी बदलने और टिकट कटने वाले नेताओं का दमदार रोल नहीं दिखा। एक के बाद एक हम आपको दिखाते हैं वो नेता जिनकी सियासत की तूती बोलती थी, लेकिन इस बार चेहरा नहीं दिखा। हरक सिंह रावत। 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत को लोकसभा चुनाव के पहले तो टिकट नहीं मिला, तो प्रचार में हरक सिंह रावत की सूरत तक नहीं दिखी। शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत ईडी के एक्शन के बाद चुनाव प्रचार से दूर दिखे। रमेश पोखरियाल निशंक। 10 साल सांसद, केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक टिकट कटने के बाद हरिद्वार लोकसभा में भले प्रचार करते दिखे, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करते नहीं दिखे। हरीश रावत। लोकसभा और राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कभी कांग्रेस में प्रचार का काम देखने वाले हरीश रावत भी हरिद्वार तक ही सीमित रहे। बेटे के चुनाव में उलझे हरीश रावत ने बाकी 4 लोकसभा सीटों में चेहरा नहीं दिखाया। तीरथ सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत का रोल भी ज्यादातर पौड़ी लोकसभा तक ही सीमित रहा। तीरथ सिंह रावत को भी बीजेपी ने बाकी लोकसभा क्षेत्रों में कम इस्तेमाल किया। किशोर उपाध्याय। टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय 2022 में बीजेपी में आने के बाद अब तक एक्टिव नहीं दिखे। कांग्रेस में किशोर उपाध्याय की गिनती बड़े नेताओं में होती थी। 2017 का विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय की अगुवाई में हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई रोल नहीं दिखा। भगत सिंह कोश्यारी। पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने फिर एक बार बीजेपी की सदस्यता भले ही ले ली हो, लेकिन कम ही एक्टिव दिखे। हालांकि अल्मोड़ा सीट में कुछ चुनावी बैठकों में भगत सिंह कोश्यारी जरूर दिखे। राजनीति में नेता का कद ही पद तय करता है और जरूरत ना हो तो पार्टी कोई भी हो, नेता को दूर करने में देर नहीं करती और हर चुनाव नेताओं को जरूर बता देता है कि वो पार्टी के लिए जरूरी है या मजबूरी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला जारी है। नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट में आने वाली कालाढूंगी, नैनीताल और भीमताल के लिए आज 57 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। रवाना हो चुकी पोलिंग पार्टियां मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। उधर पौड़ी में भी 181 पोलिंग पार्टियों को आज जिले के दूरस्थ इलाकों के लिए रवाना किया गया। पौड़ी के कंडोलिया मैदान से श्रीनगर और चौबट्टा खाल विधानसभा के लिए 83 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया, जबकि कोटद्वार से यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार के लिए 98 पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट और पोस्टल बैलेट देकर रवाना किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में बनाए गए स्ट्रांग रूम से कल भी कई पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद चुनावी संघर्ष सिमटकर बूथों पर आ गया है। बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों को अपने बूथों पर तैनात रहने के लिए कहा है, तो मतदान के दिन 19 अप्रैल के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। किसी भी चुनाव में प्रचार समाप्त होने और मतदान शुरू होने के बीच का समय राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम माना जाता है और बीजेपी बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करती रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर 11,729 बूथ है। बीजेपी ने बूथ कमेटियों को सक्रिय करने के साथ ही अपने नेताओं, विधायकों से लेकर मंत्रियों को अपने अपने बूथ पर भेज दिया है, जहां वे एक बार फिर घर घर वोटर स्लिप पहुंचाने के साथ ही वोटर से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। बूथ पर लड़ा जाता है, हम बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराएं। जितना ज्यादा पोल होगा, जो वातावरण दिखाई दे रहा है मोदीमय है, राममय है, वो सारा जो पोलिंग का
प्रतिशत बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो ये होगा कि बूथ पर अधिक से अधिक जो है मतदान हो सके, यानी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का हम लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। मतदान के लिए 19 अप्रैल के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारियां की है। पार्टी मतदान की पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। इसके लिए स्टेट हेडक्वार्टर के साथ ही हर लोकसभा में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जहां पल पल की सूचना अपडेट की जाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर बूथ की योजना पर काम करने वाले हैं। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता पहुंचे, हर बूथ पर पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हो, हर बूथ पर बाहर बस्ता लगकर वोटों को निकालने का काम सही समय पर शुरू हो जाए। बहरहाल अगले 24 घंटे तक लोकसभा की लड़ाई सबसे नीचे के पायदान यानी कि बूथों पर लड़ी जाएगी। बूथों से मिली एक एक वोट की लीड ही लोकसभा सीट पर पार्टी और उसके कैंडिडेट का भविष्य तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति वीरेंद्र बोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बोहरा पर जिला पंचायत में ही तैनात इंजीनियर अनिल जोशी ने धमकाने का आरोप लगाया है। इंजीनियर की शिकायत पर थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया। इंजीनियर ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा के पति वीरेंद्र बोहरा पर एक फाइल में साइन नहीं करने पर धमकाने का आरोप लगाया। इसी धमकी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीरेंद्र बोहरा इंजीनियर को फोन पर धमकी दे रहे हैं। कौन सी वाली फाइल पे करने थे? मेरे यहाँ तो कोई फाइल नहीं पड़ी है। अरे यार फिर मेरे घर में है, फिर वो फाइल है। मेरे कमरे में कोई फाइल नहीं है। एक बार बताओ, तुम लोगों करके वही है ना, तुम सब तक वहाँ मेहनत करो, किसी की मेरे कमरे पे कोई फाइल नहीं है। अरे वहाँ बता तो पूछते तो फिर तुम इंजीनियर हो यार, तुम कहते भैया फाइलें और भी तो काम है। मैं जो है यहाँ इलेक्शन वाली ड्यूटी जो करूंगा जो है। एक बार बता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम कोई काम कह रहे हो तो मैंने तुम्हारी नौकरी कराना बोल दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको अभी जो है लिख के देता हूँ डीएम मैडम को कि आप मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम मेरे को धमकी दे रहा तू? मैं धमकी क्या दे रहा हूँ? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कुछ बोला क्या आपसे? मैं जो है अभी उसी आवाज में मत बोल, मैं वहीं आऊंगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मोरी इलाके के सौड़ गांव में एक मकान में अचानक से आग लग गई। मकान से निकलकर लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, लेकिन वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहां रखा अनाज भी इस आग में जल गया। 2 मंजिला मकान कुछ ही देर में खाक में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग बेहद ही भीषण थी और स्थानीय लोगों के लिए आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। रामनगर के बासी टीला में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। पप्पू तिवारी नाम का शख्स खेत में काम करने के लिए गया था और जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव मिला, वहां बाघ बैठा हुआ था। पप्पू की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने इस पर दुख व्यक्त किया और बलूनी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल से इसे लेकर बातचीत की है। परिवार को हर संभव मदद और बाघ को पकड़ने या फिर मारने के लिए बंदोबस्त करने के लिए कहा है। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।